एक अनाथ लड़का जिसे कि सभी लोग मारा पीटा करते थे, वो आखिरी में दुनिया का सबसे खतरनाक राजा बन जाता है। लगभग 1000 साल पहले हमें एक ऐसे आदमी को दिखाया जाता है जिसका की नाम ग्रे होता है, जिसका पूरा बचपन बिना माँ बाप के गुजरा था। वो पूरी दुनिया को जीतकर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक राजा बन जाता है। उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता और जो भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसे जान से मार दिया जाता था। उसके पास दुनिया की हर वो चीज होती है जिसके बारे में वो कभी सपनों में ही सोचा करता था। ऐशो आराम भरी जिंदगी, बहुत सारा पैसा, सुंदर लड़कियां, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं होता क्योंकि उसे अंदर से बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस होता था। लेकिन एक दिन उसके पापों का घड़ा भर जाता है और वो खुद को एक गहरे समंदर में डूबता हुआ महसूस करता है। तभी उसके कानों में धीरे से एक आवाज गूंजती है जो कि उससे कह रही होती है, तुमने जिंदगी में बहुत सारे पाप कर लिए हैं, अब तुम अपनी अगली जिंदगी में रोशनी को ढूंढो। और धीरे धीरे वो समझ चुका था कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और जब वो अपनी आंखों को बंद करता है तो उसे एक बहुत तेज रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है और उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन मरने के बावजूद उसकी आंख एक बार फिर खुलती है और जब वो अपनी आंखों को खोलता है तो उसके सामने दो लोग खड़े होते हैं। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अभी उसके साथ ये हो क्या रहा है, ये कैसी जगह है, कहीं मैं नर्क में तो नहीं पहुंच गया। लेकिन जब वो फिर उन दोनों लोगों को देखता है तो उसे महसूस होता है कि वो दोनों उसी को देखे जा रहे हैं। वो दोनों शख्स उसे लिटिल आर्थर के नाम से बुला रहे होते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि उसका तो एक पुनर्जन्म हो चुका है, एक ऐसी दुनिया में जो कि उसकी दुनिया से बहुत ही ज्यादा अलग होती है। लेकिन वो अपनी इस नई जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसे हट हट के वही दिन याद आ रहे होते हैं कि किसी टाइम वो राजा होता है, उससे सभी लोग खौफ खाते थे और आज उसके छोटे छोटे दोनों हाथों से भला कौन ही डरेगा। यहाँ तक कि उसका अपने शरीर पर भी कंट्रोल नहीं होता, वो कभी भी सूसू पॉटी कर दिया करता था। आर्थर को इस दुनिया में सब कुछ बोरिंग लग रहा था। लेकिन एक दिन आर्थर ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद आर्थर को इस दुनिया में पहली बार मजा आने लगा। जब वो अपनी मॉम के साथ गार्डन में होता है तब वो देखता है कि उसके फादर रेनॉल्ड अपने हाथ में एक गोल्डन ऑरा कलेक्ट करते हैं और जमीन पर एक जोर से मुक्का मारते हैं जिससे वो पूरी जगह हिलने लगती है। उसके डैड बहुत ही ज्यादा बहादुर होते हैं, वो एक एडवेंचरर होते हैं एंड वो बड़े बड़े जानवरों को एक ही बारी में खत्म कर देते हैं। और इसके बाद आर्थर को पता चलता है कि ये दुनिया मैजिक पर वर्क करती है, इसीलिए आर्थर ये डिसाइड करता है कि वो भी एक दिन इतना ज्यादा पावरफुल बनेगा जिससे पूरी दुनिया उसके कदमों में झुकेगी। देखते ही देखते काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है। आर्थर अब थोड़ा बड़ा हो चुका था और वो धीरे धीरे करके फर्श पर रेंगना शुरू कर देता है। लेकिन इन दिनों उसकी मैजिक के लिए क्यूरियोसिटी कम नहीं होती बल्कि बढ़ते ही जाती है। और एक दिन जब आर्थर की मॉम आर्थर को सुला देती हैं तो आर्थर चुपके से अपने बेड से नीचे उतरता है और वो धीरे धीरे करके रेंगता हुआ जाकर लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, जहाँ से वो एक मैजिक की बुक निकालकर उसे पढ़ने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि जिस दुनिया में अभी वो है उस दुनिया में 3 किंगडम्स हैं। उस दुनिया में ड्वार्फ किंगडम, एलेनर किंगडम जहाँ पर एल्व्स रहते हैं, और ह्यूमन सेपियन किंगडम है। और उसे ये समझ आता है कि राजा की गद्दी पर बैठने के लिए यहाँ पर किसी से लड़ाई नहीं कर सकते, बल्कि जो राजा का बेटा होगा वही आगे चलकर राजा बनेगा। और जब वो किताब को और पढ़ता है तो उसे ये चीज समझ आ जाती है कि ये देश इतना अंडर डेवलप्ड क्यों है, क्योंकि जिस दुनिया से वो आया था उस देश में लड़ाइयाँ हवाई जहाजों से होती थी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मैजिक ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद आर्थर माना के बारे में पढ़ता है कि अगर कोई बंदा अपने अंदर माना इकट्ठा और फोकस कर ले तो उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी आ जाएगी, जिससे वो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी इजीली उठा सकता है। एंड इसके बाद आर्थर को ये रियलाइज होता है कि माना को इकट्ठा करने जैसा तो उसने पिछली लाइफ में भी सीखा था, और पिछली लाइफ में वो उसे की कहा करते थे, जिसका की इस्तेमाल अपनी इंटरनल पावर को इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। आर्थर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होता है और इसीलिए वो अपने माना को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे करके उसके हाथ में तेज रोशनी ग्लो होने लगती है। लेकिन इससे पहले वो अपने माना को इकट्ठा करके कुछ कर पाता, उसकी मॉम आकर उसे पकड़ लेती है। पहले तो आर्थर को लगता है कि शायद उन्हें शक हो गया, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने तो डायपर में पॉटी कर दी थी। धीरे धीरे करके टाइम बीतता है और इस बात को हुए 2 साल बीत जाते हैं। इन 2 सालों में काफी कुछ बदल चुका था। आर्थर अपनी एज से इतना ज्यादा मैच्योर हो चुका था कि आर्थर की मॉम ने आर्थर को एक भी बार स्माइल करते हुए नहीं देखा था। इसके अलावा आर्थर डेली स्ट्रॉन्ग होने पर फोकस करता था। आर्थर को अपनी मॉम के साथ मार्केट जाना भी बहुत ज्यादा पसंद था क्योंकि उसे वहाँ पर अलग अलग तरह के हथियारों को देखने का मौका मिलता था और उन हथियारों को देखकर वो बहुत ही ज्यादा फैसिनेट होता था। एंड इसके अलावा भी एक और चीज थी जिसके लिए आर्थर हर बार अपनी मॉम के साथ मार्केट जाता था, और वो चीज थी मैजिक करते हुए लोगों को देखना और उन्हें ऑब्जर्व करना। आर्थर को उन्हें देखकर काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती थी और धीरे धीरे करके आर्थर को अपनी लाइफ में मजा आने लगा था और उसे ये पता चल चुका था कि असल में फैमिली के होने का मतलब क्या होता है, क्योंकि बचपन में आर्थर ने सबसे प्यार लेना चाहा था मगर उसको सबने दुत्कार दिया था, ये कहकर कि तुम
अनाथ हो। और ऐसे ही एक दिन आर्थर अपने फादर को मैजिक की प्रैक्टिस करते हुए देखता है। आर्थर उन्हें देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस होने लगता है, लेकिन वो अपने मैजिक से सिर्फ पत्थर ही उठा पाते हैं, जिससे आर्थर सोचने लगता है ये इतना भी कुछ खास नहीं है। लेकिन तभी आर्थर की मदर भी वहाँ आ जाती हैं और उन्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में आर्थर का डैड रेनॉल्ड अपने पूरे शरीर में माना फोकस करता है और एक जोरदार किक से पूरे ग्राउंड को हिला देता है। और ये देखकर आर्थर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और ये सब देखने के बाद आर्थर की मॉम आर्थर को सुलाने के लिए ले जा रही होती हैं, लेकिन आर्थर को और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसीलिए वो लाइब्रेरी की तरफ इशारा करने लगता है। लेकिन आर्थर की मॉम उसे सोने को कहती हैं। लेकिन जब आर्थर मासूम सी शक्ल बनाता है तो आर्थर की मॉम पिघल जाती हैं और वो लाइब्रेरी से बुक निकालकर आर्थर को दे देती हैं और वो खुद बाहर चली जाती हैं। और इस बार आर्थर को रोकने वाला कोई भी नहीं था। आर्थर अपने पूरे शरीर के माना को एक जगह पे फोकस करता है, जिससे बहुत तेज रोशनी निकलती है और थोड़ी ही देर के बाद उसके शरीर से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है। और वो रोशनी इतनी ज्यादा तेज होती है कि उनके घर में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और आर्थर की मॉम को बचाने के लिए रेनॉल्ड अपनी जान को जोखिम में डालकर खुद घायल हो जाता है। बेचारे घबराए सहमे हुए वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर का नजारा देखकर वो हक्के बक्के रह जाते हैं। वो देखते हैं कि आर्थर हवा में उड़ रहा होता है और उसके शरीर में से गोल्डन ऑरा निकल रहा था। कमाल की बात है, इतनी छोटी सी उम्र में और इतने छोटे से शरीर होने के बावजूद इसने इतने जल्दी मैजिक सीख लिया। लेकिन तभी आर्थर पर कुछ वुडन प्लैंक्स गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन आर्थर का फादर अपनी पावर्स की हेल्प से उन्हें रोक लेता है और उसकी मॉम और डैड आर्थर को गले से लगाकर रोने लगते हैं। आर्थर को यह एहसास पहली बार महसूस हुआ था। उसके दिमाग में अभी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं जिन्हें कि वो शब्दों में बयान नहीं कर पाएगा, इसीलिए आर्थर अपने मॉम और डैड को देखकर खुद भी रोने लगता है। आर्थर अपनी पिछली लाइफ में बहुत ज्यादा क्रूर राजा हुआ करता था और उसकी इस निर्दयता से परेशान होकर एक बार एक बंदे ने उसे नींद में मारने की कोशिश करी। उसके पकड़े जाने के बाद राजा ने उसे सजा सुनाने का फैसला किया। राजा उस बंदे के पूरे परिवार को उसकी आंखों के सामने लाता है और उसके पूरे परिवार को खत्म करने का फैसला करता है। वो बंदा अपने घुटनों पर गिरकर राजा से दया की भीख मांगने लगता है, लेकिन उस सभा के काउंसलर्स ये कहते हैं कि यही राजा का न्याय है और इसी से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और इतना कहने के बाद वो राजा उस बंदे के सामने उसकी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार देता है। और इतना खतरनाक फैसला करने के बाद भी राजा के चेहरे पर मुस्कान होती है, जैसे उसे इन चीजों का फर्क ही ना पड़ा हो। और इसके बाद हमें उस राजा की प्रेजेंट लाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो गार्डन में अपने डैड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। आर्थर के डैड आर्थर के हाथ में एक लकड़ी की तलवार पकड़ाते हैं एंड अपने हाथ में भी एक लकड़ी की तलवार पकड़ लेते हैं, जिसमें कि वो माना भर देते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद आर्थर अपनी जगह से हटता है और वो एक के बाद एक करके अपने डैड के ऊपर वार करने लगता है। लेकिन जब आर्थर को सिचुएशन समझ आ जाती है तो वो भी अपनी लकड़ी की तलवार में माना भर लेता है और वो तेजी से अपने डैड की तरफ बढ़ता है एंड उनकी लकड़ी की तलवार को तोड़ देता है, जिसके बाद वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है। आर्थर के इतना सब करते ही उसके डैड को उसकी काबिलियत पर भरोसा हो जाता है और वो आर्थर को एक मैजिक स्कूल में भेजने का डिसाइड करते हैं। लेकिन आर्थर की मॉम उनके इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। मेरा बेटा आर्थर अभी बहुत छोटा है, वो ठीक से चल भी नहीं पाता। आपने तो खुद फैसला किया था ना कि आप उसे खुद ट्रेनिंग देंगे, तो फिर अब क्या हुआ? आर्थर के डैड आर्थर की मॉम को इस बारे में समझाते हैं, लेकिन वो अपने बेटे को गले से पकड़कर रोने लगती है। वो आर्थर को गले से लगाकर आर्थर के डैड को बहुत ज्यादा गंदी गंदी गालियां निकालने लगती हैं, जिससे आर्थर को लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और आर्थर उन दोनों को ये टिप देता है कि अगर वो दोनों उसे अकेला नहीं भेजना चाहते तो वो दोनों भी उसके साथ चलें। ये सुनकर उन दोनों के दिमाग के घोड़े खुल जाते हैं एंड वो आर्थर के साथ जाने के लिए अपना सारा जरूरी सामान पैक कर लेते हैं। अगले ही दिन आर्थर की फैमिली उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है और उसकी जर्नी में साथ जाने के लिए उसकी डैड की पार्टी के कुछ लोग भी आए होते हैं। वो लोग खुद को एक एक करके आर्थर के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं एंड उनमें से सारे लोग जादूगर और एडवेंचरर होते हैं। और इसके बाद वो लोग अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं। आर्थर अपनी बैलगाड़ी को देखकर बहुत ज्यादा फैसिनेट हो रहा होता है, क्योंकि उसकी पिछली लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। उस टाइम में वो लोग ट्रेवल करने के लिए फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया करते थे। तभी उस पार्टी के सारे मेंबर्स खाना खाने के लिए एक जगह पर रुकते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। वो देखते हैं कि उनके ग्रुप को चारों तरफ से जंगली भेड़ियों ने घेर रखा है और वो जंगली भेड़िए गुर्राते हुए उन लोगों पर तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन वो सारे ही एडवेंचरर हाईली स्किल्ड होते हैं एंड वो एक सेकंड के अंदर सारे भेड़ियों को चीर कर रख देते हैं। फिर आर्थर को ये समझ आता है कि उसकी पार्टी के कुछ लोग एडवेंचरर हैं एंड कुछ लोग जादूगर हैं। रात में वो लोग अपना पेट भरने के लिए उन्हीं भेड़ियों के मांस को पकाकर खाने लगते हैं। तभी आर्थर की मॉम देखती हैं कि आर्थर के डैड के शोल्डर पर एक घाव हो गया है और वो तुरंत ही अपने हीलिंग मैजिक के हेल्प से उनके घाव को हील कर लेती हैं। तभी उनमें से एक एडवेंचरर अपनी जगह से उठता है और वो अपने डेली के रात से पहले होने वाले ट्रेनिंग सेशन के लिए आर्थर को चुनता है। वो आर्थर को एक लकड़ी की तलवार पकड़ाता है, जिसमें आर्थर अपना माना भर लेता है। अपने माना को फोकस करने के बाद लिटिल आर्थर उस बंदे की तरफ तेजी से बढ़ता है और तेजी दिखाते हुए पलक झपकते ही उस बंदे की आंखों के सामने से गायब हो जाता है। लेकिन छोटा शरीर और कमजोर हाथ होने की
वजह से वो उस एडवेंचरर के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। उनकी फाइट सीरियस होती जाती है एंड वो एडवेंचरर उस पर एक के बाद एक वार करने लगता है। आर्थर भी हिम्मत जुटाकर मैदान में खड़ा होता है, लेकिन उसका हल्का शरीर उसे हवा में उछाल लेता है और लड़ाई खत्म होने के बाद इतने छोटे से बच्चे पर इतने जानलेवा हमले करने के लिए सभी लोग उसे डांटने लगते हैं। लेकिन वो सारे लोग आर्थर की काबिलियत को देखकर बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं और अगली सुबह होते ही वो लोग अपनी जर्नी के लिए फिर से एक बार निकल पड़ते हैं। और इसी दौरान उनकी टीम में से एक लड़की आर्थर को अपने पैरों में माना इकट्ठा करने के बाद तेज दौड़ना सिखाती है एंड आर्थर भी उस लड़की को ऐसी काफी सारी चीजें सिखाता है जो कि उसने आज तक किताब से सीखी होती हैं। एंड जब आर्थर का जन्मदिन होता है तो वो उसे तोहफे के रूप में एक चाकू देती है। आर्थर इस गिफ्ट को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो लोग अपनी जर्नी के लिए और आगे बढ़ने की सोचते हैं, लेकिन उसकी मॉम को कुछ अजीब महसूस होता है। लेकिन इस बात को टाल कर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें बहुत ज्यादा हलचल महसूस होने लगती है एंड उनके ऊपर बहुत सारे तीर उड़ते हुए आते हैं। सारे के सारे एडवेंचरर चेक करने के लिए बैलगाड़ी से नीचे उतरते हैं एंड वो लोग देखते हैं कि उन लोगों पर कुछ ट्राइबल लोगों ने अटैक कर दिया है। वो लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं एंड उनके बीच में से उनका बॉस निकल कर आता है एंड वो ट्राइबल लोग आर्थर एंड उनकी एडवेंचरर टीम के ऊपर अटैक करने लगते हैं। उनकी एडवेंचरर टीम में सारे ही लोग बहुत ज्यादा काबिल होते हैं, इसीलिए वो एडवेंचरर टीम एक के बाद एक करके सारे ट्राइबल लोगों को मारने लगती है। लेकिन वो लोग संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो लोग एडवेंचरर टीम के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। एंड जब आर्थर का डैड घायल हो जाता है तो उसे समझ आ जाता है कि वो अपने बीवी बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। आर्थर अपनी डैड की हेल्प करने का सोचता है, लेकिन वो आर्थर से कहता है कि तुम्हारी मॉम के पेट में तुम्हारा छोटा भाई है, तुम अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करके यहाँ से काफी दूर ले जाओ। आर्थर सोच रहा होता है, भला ये कब हुआ, मैं तो अपने डैड के साथ पूरा टाइम रहता हूँ। खैर आर्थर अपनी मॉम के हाथ को पकड़कर उन लोगों से उन्हें दूर ले जाने लगता है। रास्ते में कुछ ट्राइबल लोग आर्थर का रास्ता रोकने की कोशिश तो जरूर करते हैं, लेकिन उसकी टीम के मेंबर्स उसका रास्ता साफ करते हुए जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर पहाड़ पर खड़ा हुआ एक जादूगर आर्थर के ऊपर अटैक कर देता है। आर्थर को जब इस बात की भनक होती है तो आर्थर अपनी मॉम को धक्का देकर खुद उस अटैक की चपेट में आ जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। लेकिन गिरते गिरते हुए आर्थर अपना चाकू उस जादूगर के पैर में फंसाकर उसे भी अपने साथ खींच लेता है। आर्थर के मॉम डैड अपने जिगर के टुकड़े को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकामयाब हो जाते हैं। वो दोनों रोने लगते हैं, लेकिन आर्थर के मुंह पे तो मानो एक सुकून भरी स्माइल होती है, जैसा कि उसका इस दुनिया में आने का मकसद अब पूरा हो चुका है। पहाड़ से गिरने के थोड़ी देर के बाद आर्थर की आंख एक डार्क डंजन में खुलती है। इससे पहले कि आर्थर ये समझ पाता कि वो कहाँ है, उसे अपनी तरफ आते हुए बहुत भारी भारी कदम महसूस होते हैं। जब वो सामने देखता है तो उसके सामने एक लाल रंग वाला बहुत बड़ा ड्रैगन खड़ा होता है। उस ड्रैगन को देखकर आर्थर बुरी तरह से घबरा जाता है, लेकिन थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद आर्थर उस ड्रैगन पर एक हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन वो ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो आर्थर के हमले को एक उंगली से रोक देता है और उसे दूर पटक देता है। वो ड्रैगन आर्थर से कहती है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी। ये कहने के बाद वो ड्रैगन कुछ फ्रूट्स तोड़ती है एंड उन्हें आर्थर को खाने के लिए देती है। वो फ्रूट्स एनर्जी बूस्टर होते हैं एंड वो आर्थर की स्ट्रेंथ गेन करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आर्थर उस ड्रैगन को बताता है कि मेरी फैमिली पर कुछ ट्राइबल लोगों ने अटैक कर दिया था, क्या मेरी फैमिली खत्म हो गई? वो ड्रैगन अपनी टेलीपैथी का इस्तेमाल करती है एंड वो आर्थर को बताती है कि वो कुछ दिन पहले ही उन सभी को मारकर यहाँ से निकल गए। ये सुनते ही आर्थर के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आती है। वो क्रिएचर अपना नाम सिल्विया बताती है। उस डंजन में थोड़े दिन बिताने के बाद आर्थर के जख्म हील होने लगते हैं एंड उसकी स्ट्रेंथ भी रिकवर हो जाती है। वो जल्दी से जल्दी घर वापस जाना चाहता था, लेकिन सिल्विया उसे बताती है कि जिस जगह पर आर्थर अभी है वो जगह पूरी तरह से मैजिक बीस्ट और ट्राइबल लोगों से घिरी हुई है, जो कि आर्थर को देखते ही पहचान जाएंगे और उसे खत्म कर देंगे। इसी चीज के लिए आर्थर खुद को रेडी करने लगता है एंड वो डेली ट्रेनिंग करने लगता है। और एक दिन जब आर्थर अपनी माना फोकस करने वाली टेक्निक को सिल्विया को बताता है तो सिल्विया काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है एंड वो उसे एक और टेक्निक दिखाने लगती है। वो अपने इंटरनल माना को फोकस करके हाथ से मैजिक करने लगती है। इस चीज को देखकर आर्थर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक टाइम में एक ही चीज कर पाता था। आर्थर सिल्विया को उस टेक्निक को उसे सिखाने के लिए कहता है। सिल्विया उससे कहती है कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम पहले से 2 गुना ज्यादा पावरफुल बन जाओगे, पर मेरा एक सवाल है। और वो उससे एक सवाल पूछती है कि जब तुम इस टेक्निक को सीख लोगे तो तुम इस टेक्निक से क्या करोगे? इस पर आर्थर बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में जवाब देता है कि मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। ये जवाब सिल्विया को अच्छा नहीं लगता और वो उसे एक थप्पड़ मारकर दूर फेंक देती है। इसके बाद सिल्विया उसे बताती है कि मैं इतनी ज्यादा खतरनाक हूँ कि मैं सिर्फ एक उंगली से तुम्हारे चीथड़े उड़ा सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और तुम्हें सारी टेक्निक्स बहुत अच्छे से सिखाई। साथ में सिल्विया उसे बताती है कि गुस्सा और अग्रेशन एक ऐसी चीज है जिससे तुम चाहो तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हो, लेकिन इसके बाद तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन आर्थर ये सोच रहा होता है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में यही तो किया था, मैंने अपने रास्ते में आने वाले हर एक शख्स को मिटा दिया था। लेकिन सिल्विया की बातों को सुनकर आर्थर को ये पहली बार रियलाइज होता है कि वो अपनी पिछली लाइफ
लाइफ में कितना ज्यादा गलत था। सिल्विया एक बार और उससे पूछती है कि तुम इतनी सारी पावर मिल जाने के बाद क्या करोगे। एंड अब आर्थर कहता है कि मैं उन सब की रक्षा करूंगा जिनकी मैं परवाह करता हूँ। ये सुनने के बाद सिल्विया काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो आर्थर को मैजिक इकट्ठा करने वाली टेक्निक सिखाने लगती है। आर्थर एक छड़ी को ऊपर उठाता है एंड उसमें माना भरकर मैजिक यूज करने की कोशिश करता है। एंड कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद आर्थर ये माना इकट्ठा करने वाली टेक्निक को भी सीख जाता है। लेकिन तभी सिल्विया आर्थर को धक्का देती है एंड उसे पत्थरों के बीच में दबा देती है। आर्थर पत्थर के अंदर उसे ये कहने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों करा सिल्विया। सिल्विया अपनी टेलीपैथी टेक्निक का इस्तेमाल करके आर्थर से कहने लगती है कि अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालना, क्योंकि वहां पर उन दोनों के अलावा भी एक और क्रिएचर मौजूद होता है। जब आर्थर पत्थरों के छेद में से झांक कर देखता है तो वो देखता है कि सिल्विया के सामने एक और ड्रैगन खड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल सिल्विया से ही मेल खाता है। वो ड्रैगन सिल्विया को उसकी ब्लड की महक से ढूंढ लेता है एंड वो ड्रैगन सिल्विया को अपने साथ ले जाने आया होता है। लेकिन जब सिल्विया उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है तो वो ड्रैगन अपनी डार्क एनर्जी बॉल से सिल्विया पर हमला कर देता है, जिससे सिल्विया घायल होकर एक जगह पर गिर जाती है। पर सिल्विया अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपने रूप को ही बदल लेती है एंड वो एक सफेद कलर के ड्रैगन में बदल जाती है। इससे पहले कि आर्थर कुछ समझ पाता, सिल्विया अपने मुंह से उस ड्रैगन पर एनर्जी थ्रो करती है, लेकिन वो ड्रैगन उसके हमले से बच जाता है। वो ड्रैगन सिल्विया पर बहुत सारे डार्क एनर्जी बॉल्स फेंकता है, जिससे सिल्विया घायल होकर एक जगह पर पड़ जाती है। इससे पहले वो ड्रैगन सिल्विया पर अपना फाइनल अटैक कर पाता, सिल्विया अपने मैजिक से टाइम को ही रोक देती है। वो आर्थर को बाहर बुलाती है एंड वो आर्थर से कहने लगती है कि हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। ये कहने के बाद सिल्विया एक टेलीपोर्टेशन गेट ओपन करती है। सिल्विया आर्थर से कहती है कि जो जो तुम्हारे लिए जरूरी था मैंने वो तुम्हें सब सिखा दिया है। एंड वो आर्थर से वादा करने को कहती है कि तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ अपनों की रक्षा करने के लिए करोगे। ये सुनने के बाद आर्थर को ये समझ आ चुका था कि सिल्विया को गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है। तभी सिल्विया उसे गिफ्ट के तौर पर एक एग और एक फेदर देती है। इसके बाद आर्थर के कपड़े फटने लगते हैं एंड उसके हाथ पे कुछ टैटूज उभरने लगते हैं। जब आर्थर सिल्विया से इसके बारे में पूछता है तो सिल्विया कहती है कि जब टाइम आएगा तब तुम्हें इन सब चीजों के बारे में खुद पता चल जाएगा। वो आर्थर से कहती है कि मैंने काफी टाइम पहले टेलीपोर्टेशन गेट बना लिया था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ और टाइम स्पेंड करना चाहती थी एंड मुझे तुम्हें मैजिक सिखाकर बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर आर्थर की आंखें नम हो जाती हैं और उसे सिल्विया के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं। आर्थर अपने मैजिक से सिल्विया की जान को बचाना चाहता था, लेकिन उसका मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो सिल्विया की जान को बचा पाए। एंड जाते जाते आर्थर सिल्विया को अपनी ग्रैंड मदर कहकर बुलाता है, जिससे सिल्विया की आंखें नम हो जाती है एंड वो रोने लगती है। वो आर्थर को टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ धक्का देती हैं एंड उसे टेलीपोर्ट कर देती हैं। एंड जब आर्थर चला जाता है तो वो टाइम को फिर से अनफ्रीज कर देती हैं, जिससे उस दूसरे ड्रैगन का डार्क एनर्जी बॉल सीधा सिल्विया को लगता है एंड वो नीचे गिर जाती है। मगर जैसे ही वो ड्रैगन सिल्विया के नजदीक आता है, सिल्विया तुरंत अपनी आंख खोलती है और वो अपनी सारी माना को इकट्ठा करके उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा तेज हमला करती है, जिससे उस जंगल में एक बहुत तेज धमाका होता है। दूसरी तरफ आर्थर को टेलीपोर्ट होते होते सिल्विया की आवाजें आ रही होती हैं, जो कि आर्थर से वादा करवा रही होती हैं कि तुम मेरी पावर्स का सही ढंग से इस्तेमाल करोगे। एंड वहां पर उसे कुछ और आवाजें भी आती हैं, जिससे आर्थर को ये पता चल जाता है कि सिल्विया उसकी पुरानी लाइफ के बारे में सब कुछ जानती थी, कि वो पिछली लाइफ में एक बहुत ज्यादा क्रूअल किंग था। और वो आवाजें उसको किंग ग्रे के नाम से बुलाने लगती हैं। जिसके बाद आर्थर की टेलीपोर्टेशन कंप्लीट हो जाती है एंड वो फाइनली एक जंगल में आकर खड़ा हो जाता है। तभी आर्थर को उस जंगल में किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। आर्थर तुरंत अपने स्पीड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक पेड़ पर आकर खड़ा हो जाता है। वहां से वो देखता है कि कुछ ट्राइबल लोगों ने एक लड़की को किडनैप कर लिया है एंड वो ट्राइबल लोग उस लड़की को बेचकर इस जगह से निकलने की सोच रहे होते हैं। आर्थर का दिमाग घूमता है एंड वो उन लोगों को वहीं खत्म कर देने का फैसला करता है। लेकिन फिर आर्थर को सिल्विया की सिखाई हुई सारी बातें याद आती हैं, जिससे वो थोड़ा टाइम और उन पर नजर रखने का फैसला करता है। वो ट्राइबल लोग उस लड़की के बारे में बहुत गलत बातें कर रहे होते हैं कि हम इस लड़की को बेचने से पहले इसके साथ थोड़े मजे कर लेंगे एंड इसके बाद इसे बेचेंगे। देखते ही देखते रात हो जाती है एंड आर्थर को पेड़ के नीचे 3 फॉरेस्ट हाउंड्स खड़े हुए दिखाई देते हैं, जिनको की मैजिक से उन लोगों ने टेम कर लिया था। आर्थर को सोचकर उन फॉरेस्ट हाउंड्स की तरफ पत्थर मारता है, जिससे वो फॉरेस्ट हाउंड्स बितक जाते हैं एंड वो चिल्लाने लगते हैं। तभी उन्हें चुप करवाने के लिए एक ट्राइबल बंदा आता है एंड वो उन्हें लात से मारने लगता है। मौके का फायदा उठाकर आर्थर बिजली की तेजी से उस बंदे के पीछे जाता है एंड उस बंदे को वहीं ढेर कर देता है। एंड जब काफी देर तक वो बंदा वापस नहीं आता तो उसे चेक करने के लिए एक और बंदा आता है, जिसे कि आर्थर बड़ी इजीली और बड़ी चालाकी से स्टैब कर देता है और तीसरे बंदे को भी वो घायल कर देता है। लेकिन चौथा बंदा थोड़ा पावरफुल होता है। वो अपने हाथ में मैजिक कास्ट करता है एंड वो आर्थर से कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें भी इस लड़की के साथ बेच दूंगा। आर्थर उस ट्राइबल बंदे की तरफ अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ता है, लेकिन वो बंदा बहुत ही ज्यादा फुर्तीला होता है, इसीलिए वो आर्थर के हर एक अटैक को डॉज करे जा रहा था और वो आर्थर को एक किक मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन आर्थर मौके का फायदा उठाकर उसके पैर पे आग लगा देता है और जैसे ही उस बंदे का ध्यान भटकता है, आर्थर अपने चाकू से उसके माथे को निशाना
बना देता है। आर्थर बैलगाड़ी में जाता है एंड वहाँ से वो उस लड़की को बाहर निकालता है। वो लड़की उसी की उम्र की होती है। आर्थर उस लड़की को घर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की काफी ज्यादा छोटी होती है और वो लड़की इस जंगल में अकेले बहुत ज्यादा डर रही होती है। इसीलिए वो आर्थर को अपने साथ चलने के लिए कहती है। हालांकि आर्थर को अपने मॉम और डैड से मिलने की काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, लेकिन फिर भी वो उस लड़की की मदद करने की सोचता है। एंड जाते जाते वो लोग उन फॉरेस्ट हाउंड्स को भी अनलीश करके जंगल में भेज देते हैं। उस लड़की का नाम टेसिया होता है एंड उन्हें चलते चलते सुबह हो जाती है। आर्थर अपने लिए और टेसिया के लिए खाना बनाता है, लेकिन टेसिया को वो खाना कुछ खास पसंद नहीं आता क्योंकि वो सूप आसपास के कीड़े मकोड़ों से बनाया गया था। टेसिया बताती है कि वो एक एलेनोयर किंगडम से है जहाँ पर एल्व्स रहते हैं। एंड अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आर्थर देखता है कि उसका एक वेयरवुल्फ पीछा कर रहा होता है, लेकिन इस बात पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देता एंड अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने लगता है। रात होते ही आर्थर टेसिया के लिए एक टेंट लगाता है एंड टेसिया को वहाँ अंदर सोने के लिए कहता है, जिसके बाद वो बाहर पहरा देने लगता है। मगर टेसिया काफी छोटी होती है एंड वो टेंट में अकेले सोने से काफी ज्यादा घबरा रही होती है, जिसकी वजह से बार बार वो अजीब अजीब बहाने बना रही होती है कि तुम्हें बाहर कोई जानवर खा जाएगा, तुम जैसे छोटे बच्चे को बाहर नहीं घूमना चाहिए, मेरे साथ तुम अंदर आज टेंट में सो जाओ, मैं अपने ग्रैंडफादर को कुछ भी नहीं बताऊंगी। उन दोनों की जर्नी को काफी ज्यादा दिन बीत जाते हैं एंड टेसिया आर्थर के अराउंड बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगी थी। मगर एक दिन आर्थर रिवर को क्रॉस करके एक जंगल में अपना पैर रखता है, वैसे ही उसके चेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है। उसकी सिचुएशन को देखकर टेसिया भी बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है एंड वो कुछ हर्ब्स को ढूंढने के लिए जंगल में भाग जाती है। टेसिया को जंगल में गए हुए अभी थोड़ी ही देर हुई होती है, लेकिन तभी आर्थर के कान किसी की आहट को सुनते हैं। आर्थर देखता है कि उसके सामने एक फॉरेस्ट हाउंड खड़ा हुआ है जो कि उसे ही देखे जा रहा होता है। आर्थर ये सोच रहा होता है कि जब मैं अपने शरीर की सबसे कमजोर स्थिति पे हूँ तभी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तभी टेसिया भी वहाँ आ जाती है एंड वो पैनिक करने लगती है, लेकिन वो फॉरेस्ट हाउंड एक सुअर को अपने साथ लाया था एंड वो उस सुअर को वहीं छोड़कर खुद चला जाता है। तभी टेसिया को ये याद आता है कि ये तो उन्हीं फॉरेस्ट हाउंड्स में से एक है जिसे कि हमने जंगल में छोड़ा था। एंड रात को अपनी भूख मिटाने के लिए वो लोग उसी सुअर को पकाकर खाने लगते हैं, जिससे आर्थर का पेट भी खराब हो जाता है एंड उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। एंड अब थोड़ा सोकर वो अगले दिन फिर से अपनी जर्नी के लिए निकलते हैं। रास्ते में टेसिया आर्थर से बहुत सारी बातें कर रही होती है एंड वो आर्थर से कहती है, क्या मैं तुम्हें आर्थर की जगह आर्ट बुला सकती हूँ, ये छोटा रहेगा। लेकिन आर्थर टेसिया की इस बात पर उसका मजाक उड़ा देता है, जिससे टेसिया थोड़ी नाराज हो जाती है क्योंकि आर्थर को दोस्ती जैसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं होती एंड उसने अपनी पिछली लाइफ में अपने सबसे करीबी दोस्त को अपने हाथों से मार दिया था। तभी टेसिया को कुछ दिखाई देता है एंड जैसे ही वो लोग उसके करीब जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो एक टेलीपोर्टेशन ग्लेम है। उस ग्लेम को देखकर टेसिया जोर से चिल्लाती है, मेरा घर आर्थर, मेरा घर आ गया। एंड टेसिया उस ग्लेम के अंदर जाते हुए आर्थर की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, ये बोलने के लिए कि तुम भी मेरे साथ चलो। अब आर्थर और टेसिया उस ग्लेम के थ्रू एलेनोयर किंगडम के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अंदर आते ही आर्थर देखता है कि उसके सामने कुछ गार्ड्स खड़े होते हैं एंड वो उसे ही देख रहे होते हैं। वो सारे गार्ड्स उसे दुश्मन समझते हैं एंड उसे पकड़ लेते हैं। आर्थर टेसिया को उन्हें रोकने के लिए कहता है, लेकिन टेसिया के मुंह पर एक ब्लैंक एक्सप्रेशन होता है। टेसिया के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो यही चाहती हो। इसके बाद आर्थर खुद को ही दोष देने लगता है कि ये मेरी ही वजह से हुआ, मुझे चौकन्ना रहना चाहिए था एंड टेसिया पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। उसने मेरे साथ झूठी दोस्ती का दिखावा किया एंड मुझे मेरे शॉर्ट नेम से बुलाने लगी ताकि मैं उस पर भरोसा कर लूं। तभी उस सेना का कैप्टन आर्थर को मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी टेसिया उन्हें रोक देती है। टेसिया कैप्टन को बताने लगती है कि यह हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि इसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन वो कैप्टन टेसिया की एक भी बात को नहीं सुनता और वो जैसे ही आर्थर को मारने वाला होता है उनके सामने एक बहुत ज्यादा तेज रोशनी चमकती है। उस तेज रोशनी में से एक बूढ़ा एल्फ निकलकर बाहर आता है जो कि उन सबसे कहता है कि तुम आर्थर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। एंड टेसिया उस बंदे को देखकर उसे अपना ग्रैंडपा बुलाने लगती है। वो बंदा खुद को इस किंगडम का फॉर्मर रूलर बताता है एंड टेसिया इस किंगडम की प्रिंसेस होती है। ये सुनकर आर्थर तो सदमे में ही पहुंच जाता है क्योंकि अभी तक आर्थर को ये लग रहा था कि टेसिया एक आम लड़की है, मगर उसे ये नहीं पता था कि टेसिया एलेनोयर किंगडम की प्रिंसेस है। वो बंदा खुद का नाम वेरियन बताता है एंड वो आर्थर को उसकी पोती को बचाने का इनाम उसकी रिहाई देता है। तभी टेसिया के फादर और मदर जो कि इस किंगडम के किंग और क्वीन होते हैं वो टेसिया को देखकर उसे गले से लगा लेते हैं। वो अपनी बेटी के गुम होने से काफी ज्यादा चिंता में थे। किंग को आर्थर के बारे में पता नहीं होता, इसीलिए वो अपने गार्ड से उसे अरेस्ट करने के लिए कहता है। मगर जब टेसिया के ग्रैंडफादर उस किंग को सारी बात बताते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं एंड वो इस सोच में डूब जाते हैं कि भला एक ह्यूमन किंगडम से आया हुआ बंदा हमारी मदद क्यों करेगा। दरअसल एलेनोयर किंगडम और ह्यूमन किंगडम आपस में दुश्मन होते हैं और वो एक दूसरे के किंगडम में आना जाना भी पसंद नहीं करते। इससे पहले कि वो किंग आर्थर से कुछ और सवाल पूछ पाता, टेसिया आर्थर के हाथ को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। टेसिया बड़ी खुश होकर आर्थर को पूरी किंगडम में घुमा रही होती है, लेकिन आर्थर के दिमाग में हट हट कर वही चीज चल रही होती है कि जब गार्ड्स ने आर्थर को पकड़ लिया था तब टेसिया ने इतना स्ट्रेंज फेस क्यों बनाया था। टेसिया आर्थर को उसके कार्सल के अंदर लेकर आती है। वो अपनी सारी सर्वेंट से कह देती है कि इस
इस बंदे ने मेरी जान बचाई है, तो आर्थर की मेहमान नवाजी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तभी थोड़ी ही देर के बाद किंग भी वहाँ आ जाता है एंड वो लोग बात करने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। इससे पहले कि आर्थर अपना पक्ष रख पाता, टेसिया कहती है कि आर्थर को कुर्सी ला कर दो और हाँ, बात करते हुए चाय नाश्ता हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा। टेसिया के मुंह से ऐसी बातें निकलते देख आर्थर खुश भी नहीं होता, लेकिन आर्थर को साथ साथ में उस पर कोई हैरानी भी नहीं होती। इसके बाद आर्थर बड़ी ही तहजीब के साथ खुद को उनके सामने इंट्रोड्यूस करता है, जिससे वो थोड़े इम्प्रेस जरूर हो जाते हैं। सबसे पहले आर्थर किंग को ये बताता है कि जब कुछ ट्राइबल लोगों ने उस पर हमला किया तो वो अपनी फैमिली से अलग हो गया। इसके बाद आर्थर किंग को बताता है कि टेसिया को कुछ ट्राइबल लोगों ने किडनैप कर दिया था। इस पर किंग बहुत ज्यादा भड़क जाता है एंड वो कहने लगता है कि इसके पीछे बारबेरियन लोगों का हाथ होगा। लेकिन टेसिया के ग्रैंडफादर को आर्थर की काबिलियत पर शक हो रहा होता है एंड वो आर्थर से पूछते हैं कि तुम जैसे एक छोटे से बच्चे ने उन ट्राइबल लोगों का सामना कैसे किया? जरूर तुम उनके सामने दया की भीख मांग रहे होगे या तुम घुटने पर आ गए होगे। इस पर आर्थर कहता है कि ना मैं उन ट्राइबल लोगों के सामने घुटने पर आया और ना मैंने माफी मांगी। आप भूल रहे हैं कि मैं एक मेज हूँ और एक जादूगर भी। मैंने टेसिया को बचाने के लिए उन ट्राइबल लोगों से फाइट की और टेसिया को छुड़ाकर यहाँ ले आया। एंड जब आर्थर अपने बारे में इतना सब कुछ बताता है तो वो किंग एंड टेसिया के ग्रैंडफादर उसकी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा आर्थर किंग से एक और दरख्वास्त करता है। वो कहता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुझ पर कुछ बैंडिट लोगों ने अटैक किया था जिससे मैं अपनी फैमिली से अलग हो गया। तो मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि मुझे रिस्पेक्टफुली मेरे घर ह्यूमन सेपियंस में पहुंचा दिया जाए, जहाँ मैं अपनी फैमिली से एक बार फिर मिलना चाहता हूँ। लेकिन इस पर वो किंग उसकी बात को नहीं सुनता एंड वो कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाकर तुम्हें ऑलरेडी गिफ्ट दिया है बच्चे। ह्यूमन सेपियंस कबीला हमारा दुश्मन है एंड मैं उनकी हेल्प कभी भी नहीं करूंगा। इस पर आर्थर कहता है कि अगर आप ऐसा ही बिहेव करेंगे तो आप उन्हें सही प्रूव कर देंगे कि इस किंगडम के एल्व्स ह्यूमन सेपियंस के दुश्मन हैं। क्या आप ऐसा चाहते हैं? लेकिन वो किंग अपनी बात पर अड़ा रहता है। मगर जैसे ही टेसिया प्यारी सी लेकिन गुस्से वाली आंखें किंग को दिखाती है तो किंग को उसके सामने झुकना ही पड़ता है। किंग आर्थर से कहता है कि तुम्हें अगर यहाँ से जाना है तो तुम्हें काफी लंबा टाइम इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उस गुलेम के साथ 3 कास्ट्स और जुड़ी हुई है एंड वो गेट 7 सालों में बस एक बार ओपन होता है। मगर वो एक ह्यूमन को एक एल्फ्स के देश में रखना भी पसंद नहीं करते एंड इसीलिए वो आर्थर से कहते हैं कि हम कुछ गार्ड्स का ग्रुप तुम्हारे साथ भेजेंगे एंड वो तुम्हें सुरक्षित तुम्हारी किंगडम में पहुंचा देंगे। इसके बाद शाम हो जाती है एंड हम देखते हैं कि आर्थर की छाती में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। उसकी चेस्ट में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उसके लिए उसको सह पाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया था। अपनी पेन को खत्म करने के लिए आर्थर खुली हवा में घूमने का फैसला करता है। बाहर आते ही आर्थर देखता है कि टेसिया अपनी फादर और मदर के साथ खड़ी हुई होती है एंड वो तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। उन्हें देखकर आर्थर को अपने मॉम और डैड की याद आने लगती है कि वो कैसे होंगे। जब टेसिया आर्थर को ऐसे बाहर बालकनी में खड़ा हुआ देखती है तो वो फौरन भागती हुई आती है एंड आर्थर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जब टेसिया आर्थर से उसके उदास होने का कारण पूछती है तो आर्थर टेसिया को बताता है कि शायद मेरे पेरेंट्स मुझे देखकर वैसे खुश ना हो जैसे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें देखकर हो रहे हैं। आर्थर ऐसा सोच रहा होता है कि मेरी ही वजह से मेरे पेरेंट्स को खतरे का सामना करना पड़ा और मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आर्थर की ये सारी बातें सुनकर टेसिया आर्थर को सिर से पकड़ती है एंड उसे जोर जोर से हिलाने लगती है एंड टेसिया आर्थर से कहने लगती है कि पागल कहीं के तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे गुम हो जाने पर उदास होंगे, ना कि जश्न मना रहे होंगे, और यहाँ एक तुम हो जो कि ऐसी बातें सोचे जा रहा है। आर्थर टेसिया का भाषण सुन ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे जुगनू आ जाते हैं जो कि देखने में काफी खूबसूरत लग रहे होते हैं। लेकिन तभी आर्थर पर एकदम से सरप्राइज अटैक हो जाता है। इस बात की भनक जब आर्थर को लगती है तो वो टेसिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे अपने पीछे छुपा देता है। आर्थर अपने स्पीड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे पर अटैक करने के लिए तेजी से उसके सामने आता है, लेकिन आर्थर को पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि टेसिया के ग्रैंडफादर ही होते हैं। उसके ग्रैंडफादर ने उसकी स्किल्स और उसके पोटेंशियल को चेक करने के लिए उस पर अटैक करा था। आर्थर कहता है कि इस अटैक से आपकी पोती को भी नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन टेसिया के ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि ये बस एक जुगनू है, इससे भला किसी को क्या नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अभी भी टेसिया के ग्रैंडफादर आर्थर की स्किल्स को देखना चाहते थे, इसीलिए वो मैजिक से आर्थर के हाथ में एक वुडन स्वॉर्ड पकड़ाकर टेसिया को एक सेफ लोकेशन पर भेज देते हैं एंड उन दोनों की फाइट स्टार्ट होते ही आर्थर उसके ग्रैंडफादर पर तेजी से अटैक करने लगता है। लेकिन टेसिया के ग्रैंडफादर इतने ज्यादा पावरफुल और इतने ज्यादा फुर्तीले होते हैं कि वो आर्थर के हर एक अटैक से बचने लगते हैं। आर्थर चाहे जितना मर्जी जोर लगा रहा था, टेसिया के ग्रैंडफादर को उसका एक भी वार हिट नहीं हो रहा था और एक पॉइंट पर टेसिया के ग्रैंडफादर उसकी लकड़ी के स्वॉर्ड को तोड़ देते हैं एंड वो टुकड़ा उड़कर सीधा टेसिया को ही लगने वाला था कि तभी आर्थर अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड उस टुकड़े की तरफ फेंककर टेसिया को प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी आर्थर कुछ माना इकट्ठा करके विरियन पर अपने मैजिक से हमला करता है और जैसे ही टेसिया के ग्रैंडफादर का ध्यान भटकता है, आर्थर उसके माथे पर एक छोटा सा हिट करता है। टेसिया के ग्रैंडफादर को आर्थर की स्किल्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, इसीलिए वो आर्थर को राउंड 2 के लिए चैलेंज कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि राउंड 2 शुरू हो पाता, टेसिया वहां आती है एंड वो अपने ग्रैंडफादर के पिछवाड़े में पिंच कर देती है, जिससे उसके ग्रैंडफादर उछलकर दूर खड़े हो जाते हैं एंड उस फाइट के बाद टेसिया के ग्रैंडफादर
ग्रैंडफादर इतने ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि वो आर्थर को अपना असिस्टेंट बनने का ऑफर देने लगते हैं। अगर देखा जाए तो आर्थर के लिए इससे बड़ा मौका कभी हो ही नहीं सकता था, लेकिन आर्थर को किसी के नीचे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता एंड दूसरा वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता था, इसीलिए वो उनके ऑफर को मना करने लगता है। लेकिन तभी आर्थर की चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लगती है, जिसे टेसिया के ग्रैंडफादर भी नोटिस कर लेते हैं एंड आर्थर की ऐसी हालत को देखकर टेसिया के ग्रैंडफादर आर्थर से कहने लगते हैं कि तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना ही होगा, मेरे लिए नहीं खुद के लिए ही सही, वरना तुम मारे जाओगे। सिल्विया के ग्रैंडफादर की बात को इग्नोर करके आर्थर अपने रूम में जाकर सो जाता है, लेकिन जब आर्थर गहरी नींद में होता है तो उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि उसे ही घूरे जा रहा था और अचानक आर्थर की छाती में बहुत तेज दर्द होने लगता है एंड 1 सेकंड के बाद उसका कलेजा फटकर बाहर आ जाता है। वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिसे देखकर आर्थर के पसीने छूटने लगते हैं। तभी उसे टेसिया के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि उसे उठने के लिए कह रही होती है एंड तब जाकर आर्थर को ये पता चलता है कि वो तो महज एक सपना देख रहा था। टेसिया आर्थर को जबरदस्ती उसके बेड से उठा देती है क्योंकि टेसिया के ग्रैंडफादर के साथ आर्थर की एक मीटिंग होती है। आर्थर जब तैयार होकर बाहर आता है तो वो किंग और क्वीन को उसके बारे में कुछ अजीब सी बातें करता हुआ सुनता है, जो कि बार बार यही कह रहे होते हैं कि एक ह्यूमन बच्चे को अपने किंगडम के साथ जोड़ना ये एक अच्छी बात नहीं है और हमारे लिए ये चीज बुरी साबित हो सकती है। लेकिन सिल्विया के ग्रैंडफादर किंग को ये आश्वासन देते हैं कि अगर आर्थर की वजह से कुछ भी गड़बड़ हुई तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ एंड इसके बाद वो तीनों एक रथ पे बैठकर कहीं जाने लगते हैं। आर्थर के पूछने पर सिल्विया के ग्रैंडफादर बताते हैं कि हम लोग एक ऐसे पर्सन से मिलने जा रहे हैं जो कि मेरी बहुत खास दोस्त है एंड वो तुम्हारे मॉम डैड से तुम्हारे मिलने के लिए हेल्प करवा सकती है। इस बात से आर्थर इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो सिल्विया के ग्रैंडफादर को ग्रैंडपा कहकर बुलाने लगता है। साथ ही उसके नए बने ग्रैंडपा आर्थर को ये बात बताते हैं कि पहले सिल्विया बहुत ज्यादा अकेली रहा करती थी, लेकिन जब से तुम इसकी लाइफ में आए हो ये कभी भी हंस देती है, ये बहुत खुश रहने लगी है, मैंने इसे इतना खुश आज से पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद उसके ग्रैंडपा स्माइल करते हैं एंड पलक झपकते ही वो उस कार्सल के पास पहुंच जाते हैं जो कि उसकी दोस्त का होता है। उस कार्सल के पास पहुंचते ही उसके ग्रैंडपा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं एंड वो दरवाजे को जोर जोर से लात की मारने लगते हैं। कहाँ मर गई बुढ़िया, बाहर आ जल्दी, दरवाजा खोल हमारे लिए। लेकिन जब कोई भी बाहर नहीं आता तो आर्थर के ग्रैंडफादर उस दरवाजे के करीब जाते हैं, पर तभी एक बुढ़िया बाहर निकलकर सट्ट से उनके मुंह पर दरवाजा फेंक के मारती है, जिससे आर्थर के ग्रैंडपा को दिन में ही तारे दिख जाते हैं। इसके बाद उसके ग्रैंडपा आर्थर को उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये एक मेज है एंड ये तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा प्रेजेंट, तुम्हारा पास्ट सब कुछ बता सकती है। आर्थर बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ उस बूढ़ी औरत को देखे ही जा रहा था। तभी वो बूढ़ी औरत आर्थर को बताती है कि मैं एक डिवाइनर हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारा सब कुछ बता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो तुम अपना फ्यूचर जानने यहाँ नहीं आए हो। जिसके बाद आर्थर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो उस बूढ़ी औरत से कहता है कि मुझे सिर्फ अपने पेरेंट्स को देखना है, मैं जानना चाहता हूँ कि वो अभी क्या कर रहे होंगे, वो कैसे होंगे। ये सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत आर्थर के सामने एक पानी से भरा हुआ मेज रख देती है एंड वो आर्थर से कहती है कि तुम इस पानी में भरे हुए वास पर अपना पूरा फोकस करो एंड अपने पेरेंट्स को याद करने की पूरी कोशिश करो। ये सुनते ही आर्थर तुरंत अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करने लगता है। वो सबसे पहले अपनी मॉम पर फोकस करता है, उनके सुनहरे बाल, उनकी भूरी आंखें मानो आर्थर को एक शांति देती हो। इसके बाद वो अपने डैड पे फोकस करता है, एक बुद्धू सा आदमी, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो उससे खतरनाक भी कोई नहीं होता। जिसके बाद आर्थर को वो दोनों दिखाई देने लगते हैं। उन्होंने आज स्पेशल डिनर बनाया होता है, आर्थर का फेवरेट, क्योंकि आज आर्थर का बर्थडे होता है। पर अपने बच्चे, अपने जिगर के टुकड़े को अपने साथ ना होते देख वो दोनों काफी ज्यादा उदास होते हैं। वो दोनों इस बात से भी काफी ज्यादा दुखी होते हैं कि उनकी वजह से उनके बच्चे की जान चली गई, क्योंकि वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और उनकी वजह से आर्थर अब इस दुनिया में नहीं है। मगर तभी टेलीपैथी के जरिए आर्थर की आवाज उन दोनों के कानों में गूंजने लगती है। आर्थर की आवाज सुनते ही उन दोनों के कान खड़े हो जाते हैं एंड वो गौर से आर्थर की आवाज को सुनने लगते हैं। उन दोनों को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्थर की आवाज उनको कैसे आ रही है। उसकी मॉम उसकी आवाज को काफी उम्मीद से सुन रही होती हैं एंड उनके चेहरे पर एक स्माइल होती है। आर्थर अपने मॉम और डैड को आश्वासन देता है कि वो अभी जिंदा है, मगर उसकी बॉडी अभी सही हालत में नहीं है और जब उसकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी तो वो उन दोनों से फिर मिलेगा। ये सुनते ही आर्थर के मॉम और डैड रो पड़ते हैं एंड वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं इस उम्मीद में कि हमारा बच्चा जिंदा है। उन्हें देखते ही आर्थर का आंसू जैसे ही उस वास में पड़ता है वो मैजिक गायब हो जाता है एंड वो अपने मॉम और डैड से बात करके इतना ज्यादा खुश होता है कि वो उसके ग्रैंडफादर को उसका अप्रेंटिस बनने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद वो लोग किंग के पास जाते हैं एंड किंग ये ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं कि अब आर्थर विलियम का अप्रेंटिस है एंड वो दोनों किंग और क्वीन आर्थर का इस किंगडम में ऑफिशियली स्वागत करते हैं। मगर तभी टेसिया बीच में कूद पड़ती है एंड वो किंग से कहने लगती है कि आपने इसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, आपको माफी के रूप में हमें कुछ देना होगा। मगर टेसिया जो कि एक छोटी सी बच्ची होती है वो भला उनसे क्या ही मांग पाएगी, तो वो किंग से कहती है कि हम दोनों जब चाहे तब खेलने जा सकते हैं, आपको हमारी ये इच्छा माननी ही
हुई होगी, जिस पर क्वीन मुस्कुराने लगती है एंड वो हंसने लगती है। कुछ सेकंड्स के बाद सिल्विया और आर्थर एलेनोर किंगडम में इधर उधर घूमने लगते हैं। सिल्विया आर्थर को अपनी किंगडम को दिखाने में इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि वो उसे रगड़ते हुए ही ले जा रही होती है। तभी आर्थर एक लड़के लड़की पता नहीं किससे टकरा जाता है, ना ये लड़का लग रहा है ना ये लड़की, उन दोनों के बीच में टक्कर हो जाती है। हालांकि आर्थर उस बंदी से माफी मांगता है, लेकिन वो आर्थर को नीचा दिखाने की कोशिश करता है कि तुमने अब मुझे टच कर लिया, अब तुम्हारे कीटाणु मेरे शरीर पर लग गए हैं, अब मुझे नहाना होगा घर जाके। आर्थर को उसकी बात पर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, लेकिन सिल्विया उस बंदे पर भड़क जाती है। आर्थर को इतना शांत देखकर उस बौने को गुस्सा आ जाता है एंड आर्थर को वो एक ड्यूअल के लिए चैलेंज कर देता है। हालांकि सिल्विया उसे इस ड्यूअल के लिए मना कर रही होती है, लेकिन आर्थर अपना जोर पर रखना चाहता था, इसीलिए वो इस ड्यूअल के लिए हाँ कर देता है। अब थोड़ी ही देर के बाद उनकी ड्यूअल शुरू हो जाती है, जिसमें टेसिया रेफरी बन जाती है। मगर जल्दी ही ये ड्यूअल आर्थर के एक मुक्के से खत्म हो जाती है। आर्थर उसे एक मुक्का मारता है, जिससे वो थोड़ी ही देर के बाद धरती चाटने लगता है। जब आर्थर उस ड्यूअल को जीत जाता है तो टेसिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो उसका हाथ पकड़ती है एंड उसे फिर से कहीं घुमाने के लिए ले जाती है। इन दिनों टेसिया और आर्थर की करीबियां बढ़ती जा रही थी एंड आर्थर को टेसिया की कंपनी बहुत अच्छी लग रही होती है। एंड अब ऑफिशियल ट्रेनिंग से पिछले दिन आर्थर कुछ सोच रहा होता है। उसे उसके नए ग्रैंडपा की कही हुई बातें याद आ रही होती हैं कि मेरी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है एंड ये कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आर्थर इस बात से थोड़ा टेंशन में होता है कि अब उसके साथ क्या होगा, मगर आर्थर हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं था, तो इसीलिए वो अपनी ट्रेनिंग के लिए एक्साइटेड भी बहुत होता है। धीरे धीरे करके आर्थर अपनी रोज ट्रेनिंग लेने लगता है। उसके ग्रैंडफादर उसको हार्डर से हार्डर ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, लेकिन आर्थर बिना किसी परेशानी के सारी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कर रहा होता है। एंड 3 साल कब बीत जाते हैं आर्थर को खुद पता नहीं चलता।